हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जोड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो संगठन से ही संबंधित है और यह संगठन से संबंधित लास्ट या अंतिम मुद्दा है और वह है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, इंग्लिश मीडियम, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो एज यूजुअल फ्रेमिंग है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल मैंने कर दिया है। जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में पीछे पूछे गए थे या स्टेट लेवल में जो पूछे जाएंगे सबको कवर करता हुआ एक सिनेप्सिस है आपके सामने। क्या क्या है? एज यूजुअल कंसेप्ट एंड नीड ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की आवश्यकता, अवधारणा। दूसरा है इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी मैं बताऊंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा कि वैश्विक जगत में खासकर सेंट्रलाइजेशन तो शुरू से रहा। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है सत्ता को कैप्चर करना, लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रक्रिया, वह कब से स्टार्ट हुआ, इसकी चर्चा हम कुछ केस स्टडी के द्वारा करेंगे और सेंट्रलाइजेशन के बारे में भी कुछ आपको बताएंगे। फिर आपका है टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और लोक प्रशासन या संगठन पर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट या मेरिट, विकेंद्रीकरण का प्रकार, टाइप्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट। फिर केंद्रीकरण का सकारात्मक पहलू, लाभ क्या है प्रशासनिक संगठन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर, मेरिट आ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कुछ फायदे होंगे भाई केंद्रीकरण, अभी आप समझेंगे डिटेल, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले आधुनिक युग में प्रत्येक संगठन के समक्ष, चाहे वो भारत सरकार हो, अमेरिका सरकार हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके समक्ष एक चुनौती है, एक समस्या है कि वह किस स्तर तक सेंट्रलाइज रखे शासन प्रणाली को और किस स्तर तक डिसेंट्रलाइज रखे। मतलब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का स्तर क्या हो। जैसे जैसे आप देख रहे हैं जनता में जागरूकता, जन सहभागिता में वृद्धि, ये सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं, तो विकेंद्रीकरण की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कारक हैं, टेररिज्म या तमाम ऐसे प्लानिंग्स होते हैं, योजनाएं होती हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वित्तीय प्रशासन होता है, जहां पर सेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो यह संगठन के समक्ष एक मौलिक समस्या है कि वह किस स्तर तक केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अपनाए। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो मुद्दा हम डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया पहला मुद्दा कि प्रत्येक संगठन के समक्ष मौलिक समस्या है कि किस स्तर तक केंद्रीकरण और किस स्तर तक अपने को विकेंद्रीकृत रखे या केंद्रीकृत रखे। दूसरा मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे वह यह रहेगा कि है क्या ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या एक्चुअली में। अगर हम कंसेप्चुअल लेवल पे देखें इसको, तो यह सत्ता, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है। यह जो पूरा कंसेप्ट है यह अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग मतलब सत्ता और निर्णय की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अगर संगठन की एक हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें, तो एक अगर हम संगठन को दिखाएं, यहाँ देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सभी निर्णय यहाँ लिए जा रहे हैं टॉप पे, डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा निर्णय, तो यह सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। या सत्ता अगर अथॉरिटी यहीं पे स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा केंद्रीकरण। अगर डिसीजन मेकिंग बॉटम पे हो रहा है, लोकल लेवल पे हो रहा है, स्थानीय स्तर पे हो रहा है, या सत्ता की भागीदारी निचले स्तर पे की जा रही है, तो ऐसे संगठन को हम विकेंद्रीकृत संगठन कहते हैं। स्पष्ट है कि सत्ता और निर्णय जब किसी संगठन, भारत सरकार संगठन शीर्ष स्तर नई दिल्ली में अगर आप बैठ के निर्णय ले रहे हैं, सत्ता नई दिल्ली में पूरी तरह केंद्रित है, तो केंद्रीकृत हो गया। और हम पंचायतों को सत्ता दे रहे हैं या पंचायत निर्णय ले रहा है या म्यूनिसिपल बॉडीज निर्णय ले रहा है, लोकल बॉडीज निर्णय ले रहा है,
या लोकल बॉडी के पास सत्ता है तो वह कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। यह बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो आपको मैंने दो चीजें बता दी कि कंसेप्ट क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ढेर सारी चुनौतियां आ रही हैं संगठन के समक्ष, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर प्रत्येक सरकारें या प्रत्येक संगठन में बल दिया जा रहा है। मुद्दा क्या है कि कुछ केस स्टडी में बता दूं आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से। केंद्रीकरण में शीर्ष स्तर पर जो कार्यपालक है उसी के द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जाएगा, वही निर्णय लेगा। पहला उसकी विशेषता, अगर केंद्रीकरण को आप रिकॉग्नाइज करें, कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई संगठन सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड, तो बहुत ही क्लियरली अगर मुख्य कार्यपालक जो संगठन के शीर्ष पर स्थित है, इसकी चर्चा हम करेंगे, अगर उसके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, उसके द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा संगठन अभी डिफाइन भी मैंने किया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। थोड़ी बहुत मात्रा में, दूसरी विशेषता इसकी है कि थोड़ी बहुत मात्रा में वो सत्ता को डेलीगेट कर सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण पूर्णतः मुख्य कार्यपालक के पास होगा। इसे प्रसिद्ध लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान कूंट्ज ने इसे फिर कैटेगराइज कर दिया कि केंद्रीकरण 3 प्रकार के होते हैं। इसे और डिटेल समझ लीजिए। एक होता है परफॉर्मेंस या ज्योग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन, निष्पादन या भौगोलिक सकेंद्रण। इसका क्या अर्थ हुआ, जब कंपनी एक ही स्थान पर निष्पादन करे, कार्य को संपादित करे। भाई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, विप्रो है, विप्रो एक ही स्थान पे बंगलोर में ही कार्य कर रहा है, या फोर्ड है अमेरिका में ही कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे निष्पादन या भौगोलिक सकेंद्रण, परफॉर्मेंस और ज्योग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन। दूसरा है विभागीय, जब किसी भी संगठन के विशिष्ट क्रियाओं का क्रियान्वयन एक ही स्थान पे हो, जो स्पेशल एक्टिविटीज है उसका एग्जीक्यूशन एक सिंगल प्लेस पे हो, तो उसे विभागीय या डिपार्टमेंटल कहेंगे। और मैनेजरियल, जब संगठन के शीर्ष स्तर पर प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक द्वारा निर्णय लिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रबंधकीय केंद्रीकरण। तो ये 3 प्रकार के केंद्रीकरण आपको मैंने बता दिया, परफॉर्मेंस या ज्योग्राफिकल, निष्पादन या भौगोलिक, डिपार्टमेंटल एंड मैनेजरियल सेंट्रलाइजेशन। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ या कैटेगराइजेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यह केंद्रीकरण के प्रकार कह सकते हैं या इसका हम वर्गीकरण कह सकते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण के बारे में बता दूं कि सबसे पहले सत्ता हमेशा शीर्ष पे स्थित होता था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति 20वीं सेंचुरी में है, और अल्फ्रेड स्लोअन इन्होंने जनरल मोटर्स कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया। एक्चुअली में जब मैं आपको बताऊंगा सेंट्रलाइजेशन के ड्रॉबैक, तो जैसे जैसे कंपनियों का स्वरूप बदला, प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में स्थापित हुई, कई देशों में इनके ब्रांचेस स्थापित हुए, तो यह पाया गया कि एक जगह बैठकर निर्णय लेना या एक जगह सत्ता का केंद्रीकृत होना या सेंट्रलाइजेशन यह उचित नहीं है। तो जनरल मोटर्स कंपनी में अल्फ्रेड स्लोअन ने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया कि अब सत्ता जो इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहां इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उन देशों में एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उन्हें निर्णय लेने के लिए सत्ता सौंपी जाए। और सत्ता कहां पहुंच गया, अब एक जगह से कई जगहों पे डिसेंट्रलाइज हो गया। तो यह डिसेंट्रलाइजेशन का केस स्टडी है अल्फ्रेड स्लोअन। विकेंद्रीकरण में निर्णय या सत्ता निम्न स्तर पे होता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी विशेषता बता रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन में सत्ता या डिसीजन मेकिंग सेंटर बॉटम लेवल पे होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय ले जाएंगे उस निर्णय के पर्यवेक्षण की आवश्यकता कम होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ केस स्टडी डिस्कस कर दिया, किससे टाइप्स बता दिया सेंट्रलाइजेशन का, या कैटेगराइज कर दिया सेंट्रलाइजेशन को, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने या विकेंद्रीकरण के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल बताया। अब आइए देखते हैं जो नेक्स्ट मुद्दा है कि विकेंद्रीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ। या तो आपने सेंट्रलाइजेशन के प्रकार देख लिया, तो टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, 3 प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। पहला राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल, जैसे केंद्र सरकार के पास सत्ता, राज्य सरकार के पास सत्ता, स्थानीय स्तर पर, भारत में अगर देखें स्थानीय स्तर पर सत्ता। ब्रिटेन में कहेंगे आप, सब बताइए इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो ब्रिटेन में चूंकि यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पर सत्ता केंद्र सरकार, ब्रिटेन सरकार, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट नहीं, प्रीफेक्चुरल व्यवस्था है,
तो प्रीफेक्चुरल मतलब जैसे इंडिया में राज्यों में राज्यपाल है, वहां पर प्रीफेक्चुरल सिस्टम है, वहां पर सत्ता चली गई। स्विट्जरलैंड में खैर वेरी डिसेंट्रलाइज, बहुत ही विकेंद्रीकृत है, स्थानीय स्तर पर कैंटन है। अमेरिका में बहुत प्रकार के म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, वीक स्ट्रांग, उनके पास सत्ता, मतलब जब सत्ता पॉलिटिकली डिवाइड हो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे राजनीतिक विकेंद्रीकरण या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा क्षेत्रीय या प्रादेशिक टेरिटोरियल, क्षेत्रीय या प्रादेशिक विकेंद्रीकरण या टेरिटोरियल, ये क्या है? जब सत्ता प्रशासनिक स्तर पर डिवाइड हो, जैसे केंद्र सरकार से आता है प्रांतों में, प्रांतों से जिला प्रशासन, जिला प्रशासन से तहसील या परगना, जो भी आप सब यूज करते हो, फिर अब तो डेवलपमेंट के लिए है तो ब्लॉक भी है, तालुका भी है, मतलब जब डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वहां पर जब सत्ता को हस्तांतरित किया जाएगा तो दैट इज नोन एज टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन। और तीसरा है फंक्शनल, जब केंद्रीय स्तर पर विशिष्ट इकाइयों को सत्ता सौंप दी जाए। जो तकनीकी मैंने बताया था स्पान ऑफ कंट्रोल में, यूनिट ऑफ कमांड में, कि प्रशासन में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है। याद करिए पिछला लेक्चर, रिकॉल करिए, कोरिलेट करिए। तो वही है स्टाफ एजेंसी, जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह, जब इनको सत्ता सौंप दी जाए समानांतर स्तर पे ही, तो वो कहलाता है फंक्शन। चूंकि ये टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इस प्रकार के सत्ता के हस्तांतरण को हमने क्या नाम दिया? कार्यात्मक। डियर स्टूडेंट, आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डिसेंट्रलाइजेशन इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, विकेंद्रीकरण की इतनी डिमांड क्यों हो रही है। स्वाभाविक है, बट नेचुरल है कि डिसेंट्रलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संगठन या लोक प्रशासन पर कुछ न कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। पॉजिटिव होगा तो निगेटिव भी होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे ही जब मैं सेंट्रलाइजेशन बताऊंगा तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताऊंगा, उसका रिवर्स हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का जो पॉजिटिव है, विकेंद्रीकरण का जो लाभ है, वह केंद्रीकरण का दोष हो जाएगा, और केंद्रीकरण का जो लाभ हो विकेंद्रीकरण का दोष हो जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए। तो मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, एक बताऊंगा, दूसरा अपने आप समझ जाओगे आप। और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फीडबैक करिएगा, मैं फिर बताऊंगा। विकेंद्रीकरण का जो पहला लाभ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, प्रशासनिक संगठन में, जो डिसेंट्रलाइजेशन का पहला मेरिट है, वह आप एक्चुअली इस तरह समझिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो कई इकाई होंगी, मैनेजरियल लेवल कई देशों में है, कई इकाइयां हैं। तो अगर सत्ता को हम विभिन्न इकाइयों में, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं, किसी संगठन के जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उन छोटी छोटी इकाइयों के पास हम सत्ता अगर सौंपते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह आवश्यकता अनुसार निर्णय लेगा और संगठन के कार्य कुशलता में विकास करेगा। पहला लाभ। कभी कभी क्या होता है, दूसरा मैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आप समझते रहिए, कि संगठन के समक्ष तमाम चुनौतियां होती है, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, जटिलता, बाह्य वातावरण की चुनौतियां। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए शीर्ष स्तर का जो मुख्य कार्यपालक है वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इफिशिएंट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? मतलब आप कहेंगे संगठन में अनिश्चितता, बाह्य वातावरण की अस्थिरता, जटिलता आदि संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए सत्ता का हस्तांतरण जरूरी है। जो क्षेत्रीय स्तर पे होगा, जो लोकल लेवल पे होगा, वही उस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अस्थिरता, जटिलता आदि चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकता है। तो निर्णय उसी को लेना होगा। क्लियर हो? नेक्स्ट देखिए, तीसरा इसका लाभ, जो प्रत्यायोजन का लाभ मैंने बताया था, कॉपी कर दीजिए। प्रत्यायोजन का जो लाभ मैंने बताया था। अच्छा, जो छोटी इकाइयां हैं वो व्यू रचना भी आसानी, उनको भाई किसी भी कार्य करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मैंने आपसे भी कहा, आप भी स्ट्रेटजी बनाइए। पहला लेक्चर स्ट्रेटजी, रणनीति। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो एक अच्छी रणनीति भी बन सकती है ना कार्य करने के लिए, कार्य निष्पादन के लिए।
नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, डेलीगेशन का जो भी मेरिट्स मैंने बताया था वही ऑलमोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन का होगा। जब मुख्य कार्यपालक विकेंद्रीकृत कर देगा सत्ता तो उसके पास समय बचेगा, टाइम बच जाएगा ना, डेलीगेशन बताया था ना वही है। तो वह अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास। तो उसने क्या किया कि ढेर सारी इकाइयों को जो लोकल लेवल पे या मिडिल लेवल पे, मध्यम स्तर पे या निम्न स्तर पे जो भी इकाइयां हैं उनको उसने सत्ता को ट्रांसफर कर दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया और महत्वपूर्ण मुद्दे पे वो निर्णय लेगा। तो दैट इज आल्सो ए मेरिट, अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इसका लाभ क्या होगा, जब शीर्ष स्तर से मध्यम स्तर या निम्न स्तर पर, ये शीर्ष स्तर है, ये मध्यम स्तर, ये निम्न स्तर है, संगठन देख लीजिए, समझ लीजिए, सोपान तुरंत क्लियर होना चाहिए पिक्चर, स्केलर चेन, हायरार्की, इंग्लिश मीडियम। तो ये टॉप लेवल है, एपेक्स है, ये मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है। इसने सत्ता मध्यम स्तर पे सौंपा, निम्न स्तर पे सौंपा, विकेंद्रीकृत किया, इसका और प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये जो एम्प्लॉइज है जब यह कार्य करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, उच्च मनोबल और उत्साह का विकास होगा। भाई आपको एक प्रश्न मैं कहता हूं यूपीएससी में लिख के दिखाइए, जब मैं उस पर रिमार्क करता हूं कि आपने अच्छा प्रयास किया, गुड लिखा है या ये कमियां हैं ये सुधार करिए, तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा। तो मैं क्यों कहता हूँ राइटिंग करिए, लिखने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, इससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना। और मैं कहीं अच्छा लिखा आपने, मैंने उसकी तारीफ की, तो आपका उत्साह, एंथुसियाज्म, उत्साह में वृद्धि होती है। तो ऐसे ये भी जब कार्य करेगा मध्यम स्तर पे, सत्ता अगर यहां से यहां आ रहा है, ये निर्णय लेगा, ये सत्ता का प्रयोग करेगा, ये कार्य करेगा, इसके अंदर उच्च उत्साह, या यहां कार्य करेगा निम्न स्तर पे, तो मध्यम और निम्न स्तर के कर्मचारियों में उच्च मनोबल और उत्साह का विकास होगा। एक प्रकार से नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था डेलीगेशन में, फिर से देख लीजिएगा लेक्चर, क्या होगा फायदा। एक प्रकार से इनके कार्य को ये कर रहे हैं मध्यम स्तर निम्न स्तर के एम्प्लॉय, तो एक प्रकार से इनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ट्रेनिंग का भी कार्य करता है डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा। माय डियर स्टूडेंट, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सत्ता सौंपेगा तो एक प्रकार से वह ऐसे कार्यों को संपादित करेगा जो उसका कार्य नहीं है। वो कार्य किसका है, सुपीरियर का। तो दैट इज क्या हो गया, एक प्रकार से दैट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उस पद पे, उस चुनौतियों का सामना सक्षमता पूर्वक करेगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का लाभ हो गया। नेक्स्ट इसका और क्या लाभ होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकल, ये यहां निर्णय लेगा स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय विकेंद्रीकरण के द्वारा जब स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा तो स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। एक प्रकार से क्या हुआ, ये पीपुल पार्टिसिपेशन, दैट इज द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तो यही मांग है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो रहा है ना। स्थानीय स्तर पर जब निर्णय होगा तो स्थानीय जो जन समुदाय हैं, जो जनता है, उसकी भागीदारी होगी और जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रभावशाली होगा। त्वरित निर्णय भी हो सकता है, त्वरित तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, एक लाभ ये बता सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श करके निर्णय लिया जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन नौकरशाही की प्रवृत्ति को कम करता है, सेंट्रलाइजेशन नौकरशाही की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और जब डिसेंट्रलाइजेशन नौकरशाही की प्रवृत्ति को कम करेगा, ब्यूरोक्रेसी के नेचर को, तो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करेगा। इसका एक और प्लस पॉइंट हो गया। और लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का लाभ और क्या है, यह स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन प्रणाली की स्थापना और विभिन्न कर्मचारियों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन, मैंने बार बार कहा, अंतरवैयक्तिक संबंधों को भी विकसित करता है। तो निश्चित ही डिसेंट्रलाइजेशन संगठन के समक्ष इसका बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका बहुत ही लाभ है संगठन पर या लोक प्रशासन पर, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड होती है। सेंट्रलाइजेशन के लाभ क्या है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का जो लाभ है वो सेंट्रलाइजेशन का दोष हो गया, उसका जो मेरिट है उसका डिमेरिट हो गया, उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो नेगेटिव हो गया सेंट्रलाइजेशन के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन का यूज होता है, आज भी हो रहा है विश्व के लगभग सभी देशों में, और अब तो और बढ़ रहा है। कैसे, मैं बता रहा हूं अभी, इसके में तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, आइए देखते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का जो सबसे प्लस पॉइंट है वह
शीर्ष स्तर पर निर्णय ले जाते हैं, जिससे निर्णय में भ्रम नहीं उत्पन्न होता है, डिले नहीं होता है। एक व्यक्ति निर्णय लेगा। हमेशा मैं पढ़ाऊंगा आपको डिसीजन मेकिंग, बताऊंगा कि जब कई डिसीजन मेकिंग सेंटर होते हैं तो देरी, डिले इन डिस्पोजल ऑफ बर्ड, भ्रम आदि। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? सांगठनिक निर्णयों में भ्रम या जो डिले होता है उसको दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि हु इज लीडर, कि कौन नेता है, कौन निर्णय लेगा, किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है। यह संगठन में डिसिप्लिन, अनुशासन का भी विकास करता है, जो संगठन की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तीसरा, शीर्ष स्तर पर कहीं एक ऐसे निर्णय की आवश्यकता होती है जो बुद्धिमत्तापूर्ण हो, इंटेलेक्चुअल डिसीजन। अब वह किसके थ्रू संभव है? सेंट्रलाइजेशन के थ्रू संभव है। बहुत ज्यादा सत्ता, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा सत्ता आप सौंप देंगे नीचे की तरफ तो अराजकता, एनार्की का विकास होगा। सेंट्रलाइजेशन किसको दूर करता है? एक जगह सत्ता, एक जगह निर्णय, अराजकता को, अव्यवस्था, जो सांगठनिक अव्यवस्था है, अराजकता उसको दूर करता है। आप आपातकालीन परिस्थितियों में कई निर्णय सेंटर नहीं हो सकते, सिर्फ एक निर्णय सेंटर हो सकता है। याद करिए, मैंने बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन बॉस वन प्लान फॉर ईच एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। और कुछ ऐसे कार्य, रक्षा, बजट, नियोजन, प्लानिंग, उसके लिए कभी भी सत्ता को विकेंद्रीकृत नहीं किया सकता है। उसके लिए हमेशा सेंट्रलाइजेशन को भी क्या किया जाएगा? फेवर किया जाएगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन के प्लस पॉइंट हो गए। तो ये सारी कमियां डिसेंट्रलाइजेशन में है। दोनों के अपने अपने प्लस और नेगेटिव हैं। आइए पहले हम देखते हैं लास्ट में कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रशासनिक कारक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, कार्यात्मक कारक, फंक्शनल या टेक्निकल फैक्टर, उत्तरदायित्व का कारक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, और बाह्य कारक। एक्चुअली में ये जो कैटेगराइजेशन है, यह प्रसिद्ध विद्वान फेसलर ने किया था। जेम्स फेसलर ने कहा था कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक है। फेसलर ने बताया था ये क्या क्या बताया था? पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, फंक्शनल या टेक्निकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर। स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप यहां लाइए, थोड़ा सा चेंज है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में मैंने बताया था प्रभावित करने वाले कारक, किसने बताया था? गुलिक ने। यहां देखिए, प्रशासनिक कारक में 3 है। पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की नीतियां, वहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल भी मैंने बताया। थोड़ा सा यहां लिटिल बिट डिफरेंसेस है, बाकी सब सेम है। अगर संगठन की नीतियां स्पष्ट है, सरल है, ट्रांसफर करिए, सत्ता को हस्तांतरित कर दीजिए, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। संगठन की आयु अधिक है, मतलब संगठन पुराना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1772, सत्ता सौंप दीजिए, क्योंकि कार्य की परिपाटी जो प्रोसीजर ऑफ वर्क्स है निश्चित है, सो सत्ता सौंप दीजिए। सबऑर्डिनेट अगर आपका मेरिटोरियस है, योग्य है, वेल ट्रेंड है, मतलब प्रशासनिक कारक में फेसलर ने बताया कि संगठन की नीति, प्रशासनिक संगठन की नीति, प्रशासनिक संगठन की आयु, और जो कर्मचारी संगठन में कार्य कर रहे हैं अधीनस्थ, उसकी योग्यता और ट्रेंड है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर नीतियां सरल हैं, आसान हैं, संगठन पुराना है, आयु मतलब एज, कितने साल का संगठन है, उससे कार्य की परिपाटी पता चल जाता है, और अधीनस्थ अगर योग्य और वेल ट्रेंड है, सत्ता आप सौंप दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करेगा। अन्यथा वाइस वर्सा, अगर संगठन की नीतियां कठिन है, संगठन नया है, अधीनस्थ योग्य नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कार्यात्मक कारक, फंक्शनल, मतलब संगठन जो कार्य कर रहा है, प्रशासनिक संगठन में जो कार्य किया जा रहा है उसका नेचर क्या है। अगर जटिल है, तकनीकी, अब यहां पे थोड़ा सा स्पैन ऑफ कंट्रोल का उल्टा हो जाएगा, कठिन है, टेक्निकल नेचर का है, तो फिर सत्ता आप अकेले नहीं ले सकते हैं, सत्ता को सबको सौंपिए, सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। आसान है, सत्ता अपने पास रखिए, सुपरवाइज करिए, निरीक्षण करिए, पर्यवेक्षण करिए, सारे टॉपिक जुड़े हुए आपस में। और लास्ट में लास्ट बट वन है उत्तरदायित्व का कारक, इसको भी मैंने बताया था। कहाँ? डेलीगेशन में वरिष्ठ अधिकारी सत्ता इसलिए सौंपता है कि वह
अपने से वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर उत्तरदायित्व कार्य को देखेंगे तो यह हमेशा सेंट्रलाइजेशन, सत्ता नहीं सौंपा जाएगा, सेंट्रलाइजेशन को ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और लास्ट में बाह्य कारक में दो कैटेगरी में है, लोकतंत्र, जन सहभागिता, पंचायती राज, ये डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे। और अगर हम रक्षा, नियोजन, बजट की बात करेंगे तो यह सेंट्रलाइजेशन। मतलब बाह्य कारक भी दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जन सहभागिता, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का विकास, लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास, पंचायती राज, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, रक्षा, बजट, नियोजन, ये सेंट्रलाइजेशन को। तो ये फैसलर ने बताया था कि ये 4 कारक हैं जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को निर्धारित करेंगे। अब कंक्लूड क्या कर देंगे, देखिए आपने यही बताया, कंक्लूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप बताएंगे वस्तुतः केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अतः आधुनिक संगठन में आवश्यक, अच्छा थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं प्लीज। आप देखिए इतना ज्यादा आईटी का प्रयोग हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा, आईटी, ठीक है। अब फिर हम निष्कर्ष निकाल लें कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के प्लस और माइनस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अतः संगठन में आवश्यकता अनुसार अब कोई आपदा आ जाए तो विकेंद्रीकरण नहीं होगा, डिफेंस का अगर रोल है तो विकेंद्रीकरण नहीं होगा, बजट बनाना तो विकेंद्रीकरण नहीं होगा, प्लानिंग है तो हालांकि नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है बट जरूरी नहीं है। और दूसरा जन सहभागिता, पंचायती राज, डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं उनको विकसित करना है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आप काफ़ी इंटरटेन कर रहे हैं, फीडबैक भी मुझे मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि क्या है, कैसा लेक्चर है, कहीं कोई समस्या है तो बताइए मुझे। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं अब डिस्कस करूंगा तो वह है मुख्य कार्यपालिका। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, एक बार यूपी पीसी से पूछा गया था मुख्य कार्यपालिका की कार्य भूमिका, उसकी बात हम कर लेंगे। लेकिन मुख्य कार्यपालिका के साथ जुड़ा हुआ 2 एजेंसी है 3 लेकिन ब्रॉडली 2 हैं, लाइन एंड स्टाफ, और साथ साथ में हम ऑक्सिलरी एजेंसी की भी चर्चा करेंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।